सो लास्ट अगर आपको याद हो तो हमने हमारा ग्लोमेरुलस देख लिया था, क्या होता है वो। वी हैव सीन द वुमेन्स कैप्सूल। आई होप यू आल्सो रिमेंबर व्हाट इज योर पोडोसाइट्स। तो ये कुछ चीजें हमने वहां पे, कुछ टर्म्स हमने वहां पे देखे थे, एंड नाउ वी विल ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। सो चलिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स। तो यहाँ पे वी हैव सीन, Good evening, sir. good evening. So we have talked about my glomerulus. We have seen what is my Bowman's capsule. Efferent arterioles क्या होते हैं, efferent arterioles क्या होते हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पे बात किया था। efferent arterioles का डायमीटर आपके यहाँ पे थोड़ा छोटा रहेगा कंपेयर टू माय efferent arteriole। और याद रखने जो आपको डायमीटर का आपके यहाँ पे जो चेंजेस आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डायमीटर के जो आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस डिफरेंस के वजह से आपके यहाँ पे क्रिएट होता है एक हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो याद रखना, Bowman's capsule के इनर वॉल में आपको मिलता है यहाँ पे आपका पोडोसाइट, एंड देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर। So, जब भी हम Bowman's capsule की यहाँ पे बात करते हैं, at a proximal or close end, the nephron is expanded and curved inward to form a double-walled cup-shaped Bowman's capsule. Within Bowman's capsule, a network of tough capillaries is present, called as my glomerulus. ये हम already वहाँ पे बात कर चुके हैं। अब एक बात आप यहाँ पे clearly याद रखो, एक ही बार बताऊंगा और वापस हमेशा याद रखना, that आपका जो Bowman's capsule है यहाँ पे, the Bowman's capsule you have over here, इसके अंदर यू हैव योर कैपिलरीज, इसके अंदर यू हैव योर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आपके यहाँ पे। सो यू हैव द ग्लोमेरुलस इन द सेंटर, यू नो दिस थिंग। इन दोनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं इनके लिए। सो Bowman's कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस विल हैव अ कलेक्टिव सिंगल टर्म ओवर देयर, एंड दैट टर्म हियर इज कॉल्ड एज माय रेनल कॉर्पसल्स। रेनल कॉर्पसल्स। So renal corpuscle is a term I'll be using for my Bowman's capsule plus glomerulus के लिए। इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे Malpighian corpuscles। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ रेनल कॉर्पसल। तो अगर आपके सामने रेनल कॉर्पसल टर्म आ रहा है कभी फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपसे वो बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर Bowman's capsule एंड ग्लोमेरुलस। तो वो लोग यहाँ पे Bowman's capsule और ग्लोमेरुलस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट माय ग्लोमेरुलस। अब ये जो आपकी जगह है ग्लोमेरुलस और Bowman's कैप्सूल, अगर आपको याद होगा हमने आपको काफी क्लियरली बताया था कि यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, और फिल्ट्रेशन करके हम यहाँ पे हमारे कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हैं। इस कंटेंट में काफी चीजें होंगी, ग्लूकोज, वाटर, नंबर ऑफ थिंग्स विल बी देयर, और जो चीजें वहां पे नहीं जा रही, दे आर कमिंग बैक इनटू द इफरेंट आर्टरियोल्स। दे आर कमिंग बैक इनटू इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू उनको आप वापस से सर्कुलेशन में आप लेके आ जाओगे। अब जो चीजें आपके यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो चीजें आपके आगे बन के आ चुकी है, उसको बोलते हैं वहां पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट रेनल कॉर्पसल्स, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस प्रेशर के वजह से हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन। बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू डू फिल्ट्रेशन। हम यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन कर पाते हैं, और इस फिल्ट्रेशन को आप इवन बोल सकते हो एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हो, इसको आप इवन बोल सकते हो एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो भी टर्म चाहो आप यहाँ पे बोल सकते हो। अब ये प्रेशर यहाँ पे क्यों क्रिएट होता है, तो अगर आपको याद हो, मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, द प्रेशर इज गेटिंग क्रिएटेड बिकॉज आपकी एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे अंदर आ रही है और उनका डायमीटर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल्स यहाँ पे निकल रही है, जो इफरेंट आर्टरियोल्स आपके यहाँ पे निकल रही है, दे हैव अ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर, दे विल हैव अ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर। तो इनका डायमीटर यहाँ पे छोटा होगा, इसका यहाँ पे बड़ा होगा, और उसके वजह से आपके यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड के फ्लो का, और उस प्रेशर की वजह से आपके यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा। और जब आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपके कैप्सुलर स्पेस के अंदर या Bowman's कैप्सूल के अंदर आपका सारा कंटेंट आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। एवरीथिंग इज गेटिंग इकट्ठा ओवर हियर इन माय कैप्सुलर स्पेस के अंदर। ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। अब इसमें आप एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लो, जो एक और चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है वो आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हर मिनट आपकी किडनी के अंदर हो रहा है अराउंड 125 ml पर मिनट ऑफ योर फिल्ट्रेशन। इतना आपका फिल्ट्रेशन हर टाइम आपके किडनी के अंदर अभी यहाँ पे हो रहा है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इस रेट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सर आपसे पूछा जाएगा कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट कितना है, तो हर एक मिनट के अंदर आपकी किडनी के अंदर इतना, मतलब आपके नेफ्रॉन के थ्रू
इतना आपका लाइक यहाँ पे ब्लड आपका फिल्टर किया जाता है, राइट, दैट्स गोइंग टू बी योर 125 ml पर मिनट। सो इतना ब्लड आपका फिल्टर किया जा रहा है वाया योर नेफ्रॉन एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू योर किडनी, ठीक है। पर डे आपका यहाँ पे हो जाता है 180 लीटर पर डे। सो 180 लीटर पर डे इज योर टोटल फिल्ट्रेशन विच इज डन बाय द किडनी। तो किडनी काफी काम करती है, पूरा दिन काम करते रहती है किडनी आपके यहाँ पे। सो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि आपने यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर लिया, फिल्ट्रेशन करके जो भी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, जो भी चीजें हमने यहाँ पे इकट्ठा कर ली है, इन चीजों के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई सारी चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक उसको आप खो नहीं सकते। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या यहाँ से हम क्या करेंगे। आपकी कई सारा कंटेंट आपको यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट विच हैज गॉट एक्यूमुलेटेड। अब ये कंटेंट यहाँ से कहाँ पे जाएगा। सो दिस ऑल कंटेंट, ये जो कंटेंट आपके यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, एक बार फिर कह रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट मेरा अब जाएगा मेरे पीसीटी के अंदर। सो नाउ दिस फिल्ट्रेट will move inside the PCT. So now this filtrate will be moving into the PCT. तो ये अब जाएगा आपका PCT के अंदर। So this will move inside the PCT. अब जब ये PCT के अंदर जाता है, so now let's try to see this, कि बोमैन कैप्सूल ने अपना काम कर दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। अब आपका सारा कंटेंट जाएगा PCT के अंदर, ठीक है। मैंने आपको जो टर्म बोला था माल्फिजन बॉडी, सो माल्फिजन बॉडी मतलब याद रखना, ग्लोमेरुलस एंड इट्स सराउंडिंग बोमैन्स कैप्सूल together form the Malpighian body or renal corpuscle. So आप उसे renal corpuscle भी कह सकते हो आप उसे यहाँ पे, you can also call it as a Malpighian body. It is responsible for a first step of urine formation, that is my ultrafiltration. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो हो रहा है। अगर आपको याद हो यहाँ पे, हाँ जी बेटा गुड इवनिंग, अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो इफरेंट आर्ट्रियोल था वो यहाँ से निकल जाता है। यू आर फाइंडिंग कि आपका इफरेंट आर्ट्रियोल आपका यहाँ से निकल रहा है। एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि इफरेंट आर्ट्रियोल जब यहां से निकल रहा होता है ना, तो ये कुछ बनाता है, ये एक लंबी सी चीज बनाएगा, और वो लंबी सी जो ब्लड वेसल होगी वो आपको मिलेगी नेफ्रॉन के आसपास। एंड दिस इफरेंट आर्ट्रियोल आपके बना के देंगे आपको यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल जो आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। दे विल फॉर्म द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपको मिलेगी नेफ्रॉन के आसपास, ये बिल्कुल आपके नेफ्रॉन के आसपास पूरी रैप करे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा सकता हूँ, यू कैन सी ओवर हियर। जब भी आप यहाँ पे देखते हो, व्हेनेवर यू ऑब्जर्व अ नेफ्रॉन, आप देखो उसके आसपास कई सारी आपको कैपिलरीज आपको मिल रही है। ये जो कैपिलरी आपको यहाँ पे मिल रही है आपके नेफ्रॉन के आसपास, दैट इज माई पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। आपको याद ये रखना है कि बन के कहाँ से निकल रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इफरेंट आर्ट्रियोल। सो इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर जब निकलता है वहां से, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ कैपिलरी, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और वो नेफ्रॉन के आसपास ही रहती है। इट इज सराउंडेड द नेफ्रॉन, इट इज कंप्लीटली नेफ्रॉन के आसपास वो कॉइल करके रहती है, राइट। बाद में यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बाद में आपकी वेन बनाएगी, बट फिलहाल के लिए इट इज सराउंडेड द नेफ्रॉन, इट इज बीन सराउंडेड बाय द नेफ्रॉन, और आई शुड से इट सराउंड्स द नेफ्रॉन। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये बात याद रखना है कि वापस आगे आएगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ कि इफरेंट आर्ट्रियोल जब यहाँ से निकल रहा है ना बाहर, इट इज फॉर्मिंग द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो आपके नेफ्रॉन के आसपास है। अब हम यहाँ पे कुछ और समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीसीटी में होता क्या है। अब समझो आपके यहाँ पे पीसीटी है, सो यू हैव दिस प्रॉक्सिमल convoluted tubule. So this is my PCT, proximal convoluted tubule. That's the first part of my renal tubule. याद ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है that's my renal corpuscles. बाकी PCT हो गया, या मेरा यहाँ पे जो DCT हो गया, you have my DCT over here, and this region over here, this complete region is called as my Henle's loop. ये मेरा यहाँ पे Henle's loop. तो ये तो तीनों रीजन जो आपके सामने बना के रखे हुए ना, दिस थ्री रीजन्स आर ऑल कॉल्ड एज माय रेनल ट्यूब्यूल्स। इन तीनों को हम यहाँ पे कलेक्टिव एक सिंगल टर्म बोलते हैं एज अ रेनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कलेक्टिंग डक्ट। ये है मेरा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, और मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्लास के अंदर कि हर एक नेफ्रॉन का खुद का अलग से कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता, या वो कॉमन वन, ठीक है। अब देखते हैं कि पीसीटी में आपका होता क्या, व्हाट इज योर पीसीटी इज नोन फॉर। तो चलिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब मेरा फिल्ट्रेट आया पीसीटी के अंदर। अच्छा, और एक और चीज, क्योंकि क्लास का फ्लो है ना, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही देन बीच में इंटरप्ट करके पूछ लो, ठीक है, कोई बात नहीं, हैंड रेज करो तरीके से एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, राइट। ये मत सोचना कि सर पढ़ा रहे तो क्या ही बोले, क्यों ही बोले, डोंट डू दैट। अगर लग रहा है ना कि कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज अनम्यूट करके लाइक रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन।
क्या लग रहा है कि सर ये वापस बता दो? तो ब्लैन प्लीज लेट मी नो। अब देखो, आप पीसीटी में पहुंच चुके हो। पीसीटी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो पीसीटी में आपके यहाँ पे होती है दो चीजें। एक चीज आपके यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वन थिंग विच विल बी हैपनिंग इज गोइंग टू बी योर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो एक तो ये चीज हम यहाँ पे करेंगे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरी चीज जो हम करते हैं पीसीटी के अंदर, दैट इज माय ट्यूबुलर सिक्रीशन। दैट इज योर ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखो, आपका जो फिल्ट्रेट आपका आगे पहुंचा है, वॉट एवर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यू हैव, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे पहुंच चुका है ना, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे पहुंच चुका है आपके पीसीटी के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या है? आई गिव यू आइडिया, जो मैंने आपको कल लास्ट टाइम बताया था। इट विल हैव योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इट विल हैव योर अमाइनो एसिड्स, राइट। इसमें आपको मिलेगा यूरिया, आपको मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे आपके HCO3 आयंस, राइट। यू विल हैव योर पोटेशियम आयंस, यू विल हैव योर H+ आयंस आपके यहाँ पे होंगे। यू कैन ऑल्सो हैव योर सोडियम आयंस। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी आपके फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है, क्लोराइड आयंस। एंड यू विल ऑल्सो हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर वाटर, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा आपके फिल्ट्रेट के अंदर। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन सबको हम बाहर नहीं जाने दे सकते। काफी सारी चीजें इसमें से जो है आपके लिए, वो आपके लिए काम की है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सोडियम आयंस हो गए, राइट। दे आर ऑल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो इन सब चीजों को हम करेंगे यहाँ पे रीएब्जॉर्ब। सो जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की, तो याद रखना मैं कुछ चीजों को वापस लेके आऊंगा मेरे ब्लड के अंदर। सो आप जब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे करोगे, तो यहाँ से आप काफी चीजों को आप निकाल लोगे, क्योंकि आप यूरिन के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं भेजना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल डू कि यहाँ से मैं अपने ग्लूकोज को निकाल लूंगा। सो आई विल टेक आउट द ग्लूकोज फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ से मैं निकाल लूंगा मेरे अमाइनो एसिड को, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एज AA। अमाइनो एसिड को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। आई विल ऑल्सो टेक आउट अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर को भी मैं यहाँ पे सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर लूंगा, राइट। उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो रीएब्सॉर्ब माय सोडियम आयंस। सोडियम आयंस को भी मैं यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर लूंगा, ठीक है। सो माय सोडियम आयंस सोडियम आयंस को भी मैं यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर लूंगा। आई कैन ऑल्सो रीएब्सॉर्ब समथिंग लाइक योर HCO3 आयंस। ये सारे जो मेरे यहाँ पे एलिमेंट्स, ये सारे जो मेरे मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इन सबको मैं यहाँ पे रीएब्सॉर्ब करता हूँ। सो देयर आर नंबर ऑफ आयंस व्हिच आई एम गोइंग टू रीएब्सॉर्ब along with the water and along with the important glucose molecules। तो ये आपका होगा आपका पीसीटी के अंदर, और ये जब आपका यहाँ पे हो रहा है पीसीटी के अंदर, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं आप एज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर आप जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आप यहाँ पे सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लेते हो। जिनको आप लेके आना चाहते हो वापस से सर्कुलेशन के अंदर, यू विल बी ब्रिंगिंग बैक इनटू सर्कुलेशन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यस, याद रखना योर सोडियम आयंस, योर अमाइनो एसिड, योर ग्लूकोज। इन तीनों के बारे में आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, इवन क्लोराइड आयंस, इन सबको जब एब्जॉर्ब किया जाता है ना, दे आर एब्जॉर्ब बाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी आप इन चीजों को एब्जॉर्ब करोगे, सो दे आर ऑल एब्जॉर्ब बाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, दे आर बीन एब्जॉर्ब बाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर आपने कभी सुना होगा ये टर्म, आई होप सब लोगों ने कभी ना कभी ये सुना होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जब आप ये एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यू आर यूजिंग सम एटीपी टू ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन। तो इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब एनर्जी लगा के आप उसे वापस लेके आओगे सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब मैं उन्हें वापस एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो एब्जॉर्ब करके मैं उन्हें कहाँ पे डालूंगा? तो मैंने आपको क्या बोला था, आपके नेफ्रॉन के आसपास एक ब्लड कैपिलरी घूम रही होती है, एंड दैट कैपिलरी इज गोइंग टू बी योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो जो भी आप यहाँ से निकाल लो ना, इसको आप डाल दोगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर। सेंस करती है बात? क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी तो वापस से ब्लड, उसमें ब्लड ही होता है ना वैसे भी, एंड इट विल ब्रिंग बैक एवरीथिंग इन द सर्कुलेशन। वो हर एक चीज को सर्कुलेशन में वापस लेके आएगी। तो जो भी आप यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हो, इट विल बी ब्रॉट बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, उसे वहां पे आप लेके आ जाओगे। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द पीसीटी। इसको हम कहते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और याद रखना, आपके पीसीटी के अंदर अराउंड 70 से 80% आपका इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सो आई वुड से अराउंड 70 से लेके 80% आपका जो फिल्ट्रेट होता है, आपका जो फिल्ट्रेट होगा, वो आपका यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा।
दैट विल गेट सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ जाता है। तो 70 से 80% फिल्ट्रेट तो आपने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, आपका आंसर यहाँ पे आएगा पीसीटी। अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा पीसीटी। से याद रखना, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे होगा पीसीटी के अंदर। दिस विल आल्सो गेट रिलेटिवली रीअब्सॉर्ब इन द पीसीटी एंड इन द हाईएस्ट अमाउंट। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी हैपनिंग इन द पीसीटी। तो आप सोचो कि कितना सारा फिल्ट्रेट हम वापस ले आए सर्कुलेशन के अंदर, बहुत चीजें आपकी वापस आ जाती है। जो चीजें आपको बॉडी के बाहर निकाली उनको हम नहीं लेते, बाकी सब चीजों को हम वापस ले आते हैं हमारे सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे कर लिया। सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो चीजें फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे नहीं पहुंची, समझो कुछ ब्लड में था जिसको हमें बॉडी के बाहर निकालना है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा था कि वो फिल्ट्रेशन के दौरान आगे तक जा नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव अ एग्जाम्पल ओवर हियर लाइक योर सम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स थे आपके, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं जो आप लाइक रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ड्रग्स लाइक अ मेडिसिन, मेडिसिन कुछ आपकी थी जिनके बाय प्रोडक्ट को आपको बॉडी के बाहर निकालना है। आपके कुछ मॉलिक्यूल्स होते लाइक यू हैव अ हिप्यूरिक एसिड, एक हिप्यूरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है। ये आप फिल्ट्रेशन करके इसे आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इन्हें बॉडी के बाहर निकालना है। आप ये बात समझो कि अगर आप कोई दवाई खा रहे हो, अगर आपको एंटीबायोटिक खा रहे हो, पेनिसिलिन अगर आप ले रहे हो, तो उसका भी एक प्रोडक्ट होता है जिसको आपको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है, लेकिन इनको आप फिल्ट्रेशन करके निकाल नहीं सकते। तो इनके लिए आप करते हो यहाँ पे अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब क्या, आपकी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना आसपास वाली, ये तो आपको मालूम है कि आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आर सराउंडिंग योर नेफ्रॉन। सो आपकी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आपके जो आसपास है यहाँ पे, उनमें से आपका आता है आपका ये सारे कंपाउंड। सो ऑल दिस कंपाउंड फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विल बी सेंड इनटू द पीसीटी। तो ये सारे कंपाउंड को हम वहां पे पीसीटी के अंदर वहां पे हम डाल देंगे। सो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। यू हैव पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वहां से निकाल के हम कई सारी चीजों को हम डालते हैं हमारे पीसीटी के अंदर। सो यहाँ पे मैं कई सारे कंपाउंड को यहाँ पे डालूंगा। इवन K+ आयंस आर आल्सो ब्रॉट इन द पीसीटी। देन इवन मैं डालूंगा यहाँ पे कई बार मेरे यहाँ पे H+ आयंस को भी यहाँ पे रिलीज करता हूँ। अगर ब्लड के अंदर H+ आयंस ज्यादा हो गए तो उन्हें रखना अच्छी बात नहीं होता। सो आई कैन ड्रॉप देम इनटू द पीसीटी। सिमिलरली आपके जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स को भी मैं पीसीटी में डाल दूंगा, राइट। एंड सिमिलरली मेरा जो हिप्यूरिक एसिड मेरा यहाँ पे, इसको भी मैं डाल दूंगा मेरे यहाँ पे पीसीटी के अंदर। दे विल बी आल्सो ब्रॉट बैक इनटू द पीसीटी। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है, दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो चीज काम की नहीं है उसे आपको रखना ही नहीं है, यू हैव टू लेट दैट थिंग गो। सो वो हम यहाँ पे कर देंगे। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान इन सब चीजों को हम बॉडी के अंदर, इन सब चीजों को हम पीसीटी में डाल देंगे। पीसीटी में डालने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप उसे बॉडी के बाहर निकालना चाहते हो, सिंपल। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी। सो याद रखना, दीज आर द टू थिंग्स आई विल फाइंड हैपनिंग इन माय पीसीटी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन में आप क्या डंप कर रहे हो पीसीटी के अंदर, वो याद रखना है आपको यहाँ पे। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर आप क्या निकाल रहे हो, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अब इसमें आप एक और चीज यहाँ पे समझो, ग्लूकोज को लेके एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। मैंने आपको एक बात क्लास में बताई थी कि अगर किसी को डायबिटीज हो तो उसके यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज मिलता है। समथिंग आई हैव टोल्ड यू दिस, अगर याद नहीं तो वापस बता रहा हूँ। इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज, द पर्सन हैज टू गो फॉर अ यूरिन टेस्ट एंड अ डॉक्टर इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ ग्लूकोज इन द यूरिन, एंड देन यू विल से दैट कि हाँ भाई पर्सन को डायबिटीज है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपका यहाँ पे पीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है ग्लूकोज, अगर आपका पीसीटी के अंदर अगर आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का, तो फिर वो कैसे आ रहा है यूरिन के अंदर, सवाल ये आता है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो क्वेश्चन में भी एक बार आ चुकी है। याद रखना कि जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, glucose will undergo selective reabsorption but only up to certain extent, only up to certain extent। एक सर्टन लेवल तक ही आप ग्लूकोज को यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर सकते हो, या मैं कह सकता हूँ थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। आई कैन से दिस ऑलवेज गोइंग टू बी अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ थ्रेशोल्ड वैल्यू।
थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब एक सर्टेन वैल्यू होती है, उतनी वैल्यू तक आपका पीसीटी सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करेगा। समझे एक रैंडम वैल्यू, समझे कोई वैल्यू है जैसे 120 माइक्रोलीटर, कुछ जैसे वैल्यू हम लेते हैं, तो आपका पीसीटी आपका एक सर्टेन वैल्यू तक ही ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद उसे जाने देगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, आपका नेफ्रॉन आपका पीसीटी सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करेगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और इसलिए आपको क्या मिलेगा, द ग्लूकोज विल बिकम अ पार्ट ऑफ द यूरिन। तो ये बात आपको ग्लूकोज को लेके यहाँ पे आपको याद रखनी है, दैट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे किया जाएगा बट एक सर्टेन लेवल तक। अगर नेफ्रॉन को लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है, सो इट विल नॉट एब्जॉर्ब एंड देन इट विल लेट इट गो इनसाइड द यूरिन। तो याद रखना एक थ्रेशोल्ड लेवल तक, वैल्यू तक आपका ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड देन उसके बाद वहां पे नहीं होता। ये जो हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं अप टू सर्टेन लेवल, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। इसके लिए एक टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। वी कॉल इट एज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा। सो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा का मतलब ही आपका यहाँ पे ये होता है दैट आप एक सर्टेन लेवल तक ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करोगे, उसके बाद आप नहीं करोगे एंड देन यू कैन फाइंड दैट इन द यूरिन। तो ये बात याद रखना है, ये एक बार ऑलरेडी एक बार ये स्टेटमेंट आ चुकी है एग्जाम के अंदर, सो यू शुड नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। सो ग्लूकोज के बारे में ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो हमारे यहाँ पे पीसीटी हो गया खत्म, इतनी बातें आपको रखनी है यार पीसीटी के अंदर। देन वी हैव द हेनलिस लूप। अब जो सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी द हेनलिस लूप। चलिए हेनलिस लूप में क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब मैं डिस्कस करता हूँ समथिंग इन टर्म्स ऑफ द हेनलिस लूप, सो हेनलिस लूप में आपको यहाँ पे दो चीज आपको मिल जाएंगी। You will have the descending part. You have the descending part of the Henry's loop, and you will have the ascending part. You will have the ascending part. तो ascending region आपका यहाँ पे होगा और आपका descending region जो नीचे जा रहा है वो होगा आपका यहाँ पे descending region। जो आपका नीचे टर्न मार के यू टर्न मार के आपका ऊपर आ रहा है दैट इज माय ascending part। ओके तो जब डिसेंडिंग पार्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखना हेनलिस लूप में से आप रीअब्सॉर्ब करते हो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स। डिसेंडिंग पार्ट इज परमिएबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब मेरा फिल्ट्रेट जो यहाँ पे आ चुका है, जब मेरा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाने लगता है, इट विल स्टार्ट गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट विल हैपन, हम यहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना चालू करेंगे। सो यू विल फाइंड कि आपका पानी यहाँ से निकलना चालू करेगा। द वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस रीजन। तो वाटर आपको यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करना है, आप चालू करें। याद रखना डिसेंडिंग पार्ट इज नोन फॉर द वाटर रीअब्सॉर्प्शन। सो वाटर रीअब्सॉर्प्शन के लिए आपका डिसेंडिंग पार्ट आपका यहाँ पे जाना जाता है, राइट ये चीज। अब जैसे ही आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो फिल्ट्रेट आपका जो आगे बढ़ेगा इट विल टेक अ यू टर्न ओवर हियर। फिल्ट्रेट अपना यू टर्न यहाँ पे लेगा एंड विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय असेंडिंग पार्ट। अब जैसे ही असेंडिंग पार्ट में आपका फिल्ट्रेट आया, जैसे ही असेंडिंग पार्ट में आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट आया तो यहाँ पे आपका क्या होगा, द फिल्ट्रेट विल स्टार्ट लूजिंग योर आयंस। यहां से आपके बाहर निकलने लगेंगे आपके यहाँ पे NaIons, Cl ions. So sodium ions, chloride ions are something which will start coming out from the ascending part. तो ascending part is actually permeable होता है मेरे ions के लिए। तो ascending part जो मेरे यहाँ पे रहेगा, it is always going to be a permeable form of ions. याद रखना ascending part के अंदर आपके ions को हम यहाँ पे reabsorb करेंगे, right? और मेरे descending part के अंदर हम water को यहाँ पे reabsorb करते हैं। So sodium ion, magnesium ion, chloride ion, they are all permeable in the ascending part और ये सब आपके यहाँ पे निकलना चालू करेंगे। ये बात तो आपके लिए यहाँ पे सिंपल है। हमें यहाँ पे समझना है कि जब मेरा फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कैसे चेंज होगी। जब मेरा फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आता है तो मेरी उसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी कैसे चेंज होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सी लेट मी शो यू द ऑस्मोलैरिटी वाला चीज यहाँ पे। लेट मी शो यू ओवर हियर। थोड़ा सा आप यहाँ पे समझो, इस बात को समझो। ये मेरा सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी हेनलिस लूप बनाता हूँ, राइट। assume that this is my हेनलिस लूप। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आपके हेनलिस लूप के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपकी ऑस्मोलैरिटी थी आपके यहाँ पे दैट वाज अराउंड 300 मिली ऑस्मोमोल्स। सो 300 वैल्यू थी आपके यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की। अब आपको याद रखना है कि अगर एक सॉल्यूशन है और अगर उसमें से मैं अगर पानी निकालूंगा तो वो बनेगा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, इट विल बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अब सिंपल सी बात बेटा, आई होप ये समझ पा रहे होगे आप
कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में से अगर आप पानी निकालना चालू करते हो, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब आप डिसेंडिंग पार्ट में आए, डिसेंडिंग पार्ट में आने के बाद आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे आप डिसेंडिंग पार्ट में आप यहाँ पे आते हो, आपका पानी यहाँ पे निकलना चालू करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे पानी निकलने लगता है, सो मेरी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। जब मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड, तो मेरी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे मेरी इंक्रीज होती है। तो अगर मेरे यहाँ पे स्टार्टिंग में 300 है, सो दिस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग राइट नाउ। सो माय फिल्ट्रेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे जितना नीचे ज्यादा जाएगा उतना ही वहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। सो 300, 600, 900, 1200 मिली ऑस्मोमोल्स यहाँ पे उसकी ऑस्मोलैरिटी बन जाएगी। तो ये बात सबको याद रखना कि अगर आप एक सॉल्यूशन में से पानी निकालने लगते हो, तो वो सॉल्यूशन आपका बनता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड इट विल हैव अ हाई वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी। तो आपकी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी जब आप यहाँ पे नीचे जाने लगोगे। तो यू विल फाइंड दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। तो ये बात पहले आपको यहाँ पे रखनी है याद। क्या ऑस्मोलैरिटी वाली बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल दूं आपको मैं यहाँ पे। यस आ रही है। आ रही है सर। हाँ, अगर एग्जाम्पल चाहिए तो बोल देना, वी कैन हैव नंबर ऑफ एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाएगा। अब जब आपका फिल्ट्रेट आप यहाँ पे यूटर्न लेके ऊपर जाने लगता है, तो अब पता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूट्स को निकाल रहे हैं। हम हमारे मिनरल आयंस को, हम सॉल्यूट्स को यहाँ पे निकाल रहे हैं। और जब मैं वहां से सॉल्यूट्स को निकालूंगा, व्हेन आई विल स्टार्ट टेकिंग आउट द सॉल्यूट्स ओवर देयर, तो मेरी ऑस्मोलैरिटी अब यहाँ पे नीचे जाने लगेगी। दैट मीन्स 1200 थी, अब यहाँ पे कम होने लगेगी, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। फिर ये वापस जाएगी आपके यहाँ पे 600 पे, फिर यहाँ पे आपकी वापस जाएगी 300 के ऊपर। तो ऑस्मोलैरिटी इस तरीके से आपके यहाँ पे चेंज होती रहती है, राइट। सो असेंडिंग पार्ट के अंदर इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, राइट, और डिसेंडिंग पार्ट में वो आपकी बढ़ रही है, वो आपकी वहां पे बढ़ रही है, राइट। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। और यहाँ पे बढ़ क्यों रही है? बिकॉज हम यहाँ से सॉल्यूट्स निकाल रहे हैं, हम यहाँ से हमारे सॉल्यूट्स को निकाल रहे हैं, और क्योंकि मैं यहाँ से अपने सॉल्यूट्स को निकाल रहा हूँ, तो मेरा ऑस्मोलैरिटी का वैल्यू यहाँ पे मेरा कम होने लगेगा। The osmolarity will become less because now my solution is much more dilute, क्योंकि मैंने अपने solutes को निकालना यहाँ पे चालू कर दिया, तो मेरा solution मेरे यहाँ पे थोड़ा dilute हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। So this is something you have to understand over there, right? मैं एक एग्जांपल हमेशा बच्चों को देता हूँ यहाँ पे, जो मैं आपको भी एक बार यहाँ पे दे दूंगा, ताकि आप, अगर आपको इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही तो आपको क्लैरिटी थोड़ी आ जाएगी। आप सिंपल सी बात याद रखना कि अगर आपके पास एक ग्लास है, राइट, आपके घर पे आए हैं मेहमान, एंड यू हैव 2 ग्लास ओवर देयर, दोनों ग्लास सेम साइज के, अभी स्ट्रक्चर अलग लग रहा है यहाँ पे, बट बोथ ऑफ देम आर ऑफ सेम साइज, और दोनों में आपने यहाँ पे डाला 50 ml पानी, ठीक है, आपने 50 ml पानी इसके अंदर आपने डाला, राइट। और पता है वो एक टैंग का पाउडर आता है, ऑरेंज टैंग या लेमन टैंग का पाउडर आता है, जो आप मिक्स करते हो पीने के लिए, राइट। तो आपने मेहमान आए, 2 थे वहां पे, राइट, एक तुम्हारा टीचर था बायो का जो ऑनलाइन क्लास ले रहा था, राइट। सो व्हाट यू हैव डन, एक ग्लास के अंदर, यह आपका ग्लास नंबर ए और ये आपके यहाँ पे ग्लास नंबर बी, राइट। ग्लास नंबर ए के अंदर आपने डाले अराउंड 5 या आई वुड से अराउंड 50 ग्राम, आपने 50 ग्राम इसके अंदर अपने यहाँ पे टैंग डाला, 50 ग्राम आपने यहाँ पे डाला अपना टैंग, राइट। और ग्लास नंबर बी के अंदर आपने यहाँ पे डाला, आपने डाला उसके अंदर 2 ग्राम टैंग, मतलब 1 चम्मच भी आपने पूरा नहीं डाला, 1 चम्मच भी आपने पूरा नहीं डाला इस ग्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो ग्लास तो मैं बहुत बढ़िया बेटा। सो यहाँ पे आपने 2 ग्राम आपने यहाँ पे अपना टैंक डाला, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, ए वाला या बी वाला? ए वाला ए वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। तो अगर जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो याद रखना इट विल हैव अ हाई वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी, it will have high value of osmolarity. A concentrated solution will always have a high value of osmolarity. तो अगर इसकी osmolarity, हम एक रैंडम नंबर लेते हैं, अगर इसकी osmolarity यहाँ पे अगर आपकी आती है let's say 200 मिली ऑस्मोमोल्स, अगर इसकी osmolarity की वैल्यू आपके यहाँ पे 200 अगर आपके यहाँ पे हम रखते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे osmolarity की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम होगी। कम होगी। सही बात है, कम होगी यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत कम अपने यहाँ पे टैंक डाला है। इट इज गोइंग टू बी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज गोइंग टू बी ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर ये मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेट तो मेरा यहाँ पे है नहीं, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू मेरी यहाँ पे खराब हो जाएगी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द ऑस्मोलैरिटी वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस ओवर देयर,
यहाँ पे जो वैल्यू आपकी होगी वो आपकी काफी कम होगी, सो अराउंड लाइक 50 मिली ऑस्मोमोल्स। सो याद रखना, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है देन इट विल हैव मोर ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपकी ज्यादा रहेगी। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है देन इसके अंदर आपको मिलेगा आपका काफी कम ऑस्मोलैरिटी का आपका वैल्यू वहां पे, राइट। अब अगर मुझे इसके अंदर ऑस्मोलैरिटी की अगर वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो मुझे इसके अंदर ज्यादा टैंक डालना पड़ेगा, राइट। यू विल हैव टू ऐड मोर अमाउंट ऑफ टैंक, और तब जाके ये वैल्यू आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अभी तो आपने 2 ग्राम डाला था, जब आप इसके अंदर और 50 ग्राम 60 ग्राम डालोगे तो अपने आप इसकी जो वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे वो आपके यहाँ पे ज्यादा जाने लगेगी। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। सो यही चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दिस इज द थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दैट इज व्हाट माय हेनलीज लूप इज नोन फॉर। यही बात, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज दिमाग में बिठा लो कि हेनलीज लूप इज नोन फॉर माय वाटर रीअब्जॉर्प्शन मेनली, लाइक बेसिकली जितना लंबा लेंथ होगा हेनलीज लूप का उतना ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ये बात दिमाग में आप बिठा लो। द मोर द लेंथ ऑफ हेनलीज लूप मोर द वाटर रीअब्जॉर्प्शन विल हैपन, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को दिमाग में रख सकते हो तो आई होप आप समझ पाओगे क्यों जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर आपका ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन आपका वहां पे होता है। देखा ना वहां पे हेनलीज लूप कितना बड़ा होता है, नीचे तक जा रहा होता है, वो मेडुला तक नीचे तक जा रहा होता है, राइट। सो द मोर द लेंथ ऑफ द हेनलीज लूप मोर द वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी हैपनिंग ओवर देयर, राइट। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे यार। तो ये पिक्चर भी आपके सामने एंड साइड की, जहां पे आप देख सकते हो वी आर डन विद दिस। अब आप देख पा रहे हो दैट वी आर डूइंग दिस ट्यूबुलर सिक्रेशन आप यहाँ पे कर रहे हो, आप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी आप यहाँ पे कर रहे हो चीजों का, है ना। सो दीस आर द थिंग यू आर डूइंग ओवर हियर। यहाँ पे आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे आप कर रहे हो, NaCl का एब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग वी आर डन विद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय DCT। व्हाट इज माय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज नोन फॉर। तो ये तो हम यहाँ पे देख लें। यू कैन, ये बात आप याद रखना कि आपका जो PCT होता है उसमें यू विल हैव अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। DCT में भी आपको यही मिलता है। PCT DCT के अंदर यू विल हैव द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय DCT इज नोन फॉर। DCT में आप यहाँ पे क्या होता है। सो जब भी आप DCT की बात करोगे बहुत क्लियरली याद रखना दो चीजें। यहाँ पे हम सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करते हैं Na+ आयंस, सोडियम आयंस, और यहाँ पे हम सिक्रीट करते हैं हमारे यहाँ पे पोटेशियम आयंस को हम यहाँ पे करते हैं सिक्रीट। ये दो चीजें पहले आप याद रखो, दैट सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस एंड माय सिक्रीशन ऑफ माय पोटेशियम आयंस। इसके साथ साथ इसी एरिया में आप इवन रीअब्सॉर्ब करते हैं अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे आप अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को भी आप रीअब्सॉर्ब करते हो। सो यू विल आल्सो बी रीअब्सॉर्बिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स ओवर देयर, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे आप इवन सिक्रीट कर सकते हो। यू कैन आल्सो फाइंड सिक्रेशन ऑफ H+ आयन एज वेल। बट पहले आपको याद रखना है, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, सोडियम आयंस का हम रीअब्सॉर्प्शन करेंगे, पोटेशियम आयंस का यहाँ पे हम सिक्रीट करेंगे, और उसके साथ साथ हम वाटर को भी यहाँ पे हम रीअब्सॉर्ब करेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर ज्यादा H+ आयंस हो तो उसे भी हम यहाँ पे सिक्रीट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट माय DCT इज नोन फॉर। DCT के बारे में मैं आपको मेंशन करता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है आप सबको यहाँ पे याद। सो जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट माय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, सो यू हैव टू नो दैट कि यहाँ पे भी हम करेंगे हमारे यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सो विल आल्सो डू द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, आपका यहाँ पे भी होना जायज है, and that will be happening for my sodium ions. This will be happening for your sodium ions के लिए. So sodium ions will get reabsorbed. उसके साथ साथ you should know even your water molecule will get reabsorbed. So water is also getting absorbed over here. Sodium ions water आपके selective reabsorb किए जाते हैं, और जो secretion आपके यहाँ पे होता है, tubular secretion जो आपके यहाँ पे होगा, the tubular secretion will be happening for my potassium ion. So tubular secretion जो आपका यहाँ पे होगा, this will be happening for my potassium ions. Right, so this will be happening for your potassium ions, right? And this will be happening for your even this is something which is going to also takes place for the H+ ions as well. तो यहाँ पे आप इन चीजों को आप यहाँ पे स्क्रीट करते हो। अब ये बात तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। आपको यहाँ पे याद एक और चीज रखनी है यहाँ पे है दैट DCT फंक्शन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय हार्मोन। सो DCT मेरा यहाँ पे फंक्शन करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरॉन। सो DCT मेरा यहाँ पे फंक्शन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय एल्डोस्टेरॉन।
सो एल्डोस्टेरॉन के अंडर ये अपना यहाँ पे काम करता है. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एल्डोस्टेरॉन दिस विल डू इट्स वर्क. अब एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे क्या कर रहा है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन याद रखना कि एल्डोस्टेरॉन का इंपैक्ट डीसीटी के ऊपर यहाँ पे होता है. आप इतना फिलहाल के लिए जहन में बिठा लो कि एल्डोस्टेरॉन एक आपका हार्मोन है और ये हार्मोन डीसीटी को आके कुछ ना कुछ बोलता है और फिर डीसीटी अपना वहाँ पे सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करना चालू करता है. तो इतना मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पे कि इसके इन्फ्लुएंस के अंदर सोडियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन आपको वहाँ पे होता है. फिलहाल के लिए आप इतनी बात यहाँ पे याद रखो. दिस इज द वन थिंग यू वांट टू नो, दैट यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. सो ये हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है डीसीटी के ऊपर. इसके साथ साथ आप एक और बात यहाँ पे याद रख लो कि एल्डोस्टेरॉन विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन द डीसीटी. एक और हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है डीसीटी के ऊपर एंड दैट इज योर वैसोप्रेसिन. सो वैसोप्रेसिन का भी इन्फ्लुएंस होता है आपका डीसीटी के ऊपर. सो वैसोप्रेसिन विल आल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन द डीसीटी. क्या करता है वो, क्यों करता है, वी कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर, बट ये दो हार्मोन का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. सो ये तो हमारा हेनलीज लूप है, बट यू कैन सी इन द पिक्चर आपके यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे हो रहा है, HCO3 भी एब्जॉर्ब होता है. बट आप मेन चीज पहले याद रखना, NaIons आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे, सीक्रेट किया जाएगा पोटेशियम आयंस को, एंड वाटर का भी आपके यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होगा. देन यू कैन रिमेंबर द रिमेनिंग थिंग व्हिच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. तो ये हमने यहाँ पे कर लिया. वंस यू आर डन विद दैट, तो आप एक बात को समझो, पानी को हम यहाँ से भी निकाल रहे हैं, पानी को हम यहाँ से भी निकाल रहे हैं ताकि यूरिन के अंदर पानी कम रहे और यूरिया ज्यादा. देखो सिंपल सी बात है, मैमल्स के लिए पानी को कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. आपका हेनलीज लूप का काम करना इज ऑल्सो लाइक इट इज बीन डूइंग द जॉब ऑफ कंजर्विंग वाटर. डीसीटी भी आपका पानी को कंजर्व कर रहा है और कलेक्टिंग डक्ट भी यही करेगा. कलेक्टिंग डक्ट भी आपका यहाँ पे पानी को ही रीअब्सॉर्ब करेगा. सो कलेक्टिंग डक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रीअब्सॉर्बिंग द वाटर ओवर हियर. तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि कलेक्टिंग डक्ट आपके यहाँ पे क्या करता है. लेट मी टेल यू व्हाट माय कलेक्टिंग डक्ट विल बी डूइंग ओवर हियर. सो कलेक्टिंग डक्ट जो आपका यहाँ पे होता है, सो लेट मी ड्रॉ वन लार्ज कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट का हर एक नेफ्रॉन का खुद का कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता, राइट. यू विल हैव 4-5 नेफ्रॉन, उनका एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब कलेक्टिंग डक्ट में जब आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट पहुंच चुका है, राइट. सो जब आपका फिल्ट्रेट आपके यहाँ पे पहुंच चुका है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, सो इट विल हैव व्हाट, इट विल मेनली हैव वाटर एंड यूरिया. बाकी सारी मेन चीज तो आप एब्जॉर्ब कर चुके हो जो, बट फिल्ट्रेट के अंदर अभी आपको मिलेगा यहाँ पे आपका वाटर एंड यूरिया आपका यहाँ पे आपको पहुंच चुका होगा. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें से भी आप यहाँ पे वाटर को आप रीएब्सॉर्ब करोगे. सो व्हाट यू विल बी डूइंग ओवर हियर, कलेक्टिंग डक्ट में से भी आप वाटर को रीएब्सॉर्ब करते हो. सो लेट्स डू दैट. सो कलेक्टिंग डक्ट में से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से निकालूंगा पानी. सो यहाँ से मैं वाटर को रीएब्सॉर्ब करना चालू करूंगा. So also over here I'll find water will get reabsorbed. ठीक है. तो पानी यहाँ पे reabsorb किया जाता है. So that's one thing you have to know, that water is getting reabsorbed in the collecting duct. उसके साथ साथ याद रखना कि आप यहां से इवन निकालते हो थोड़ा सा यूरिया. आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर यूरिया को तो बॉडी के बाहर निकालना है, तो इसको हम यहाँ से एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बट हम बाद में समझेंगे इसे. बट फिलहाल के लिए याद रखना कि इस यूरिया को हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं वहां से, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस कलेक्टिंग डक्ट. बाकी आप यहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब आप कराते हो. सो याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट इज नोन फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन मेनली. इट इज नोन फॉर द वाटर रीअब्सॉर्प्शन. दिस इज माय कलेक्टिंग डक्ट. आई जस्ट राइट ओवर हियर CD एंड इसमें से आपने अपना वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेना है. एक बार आपका कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो गया, आपका यूरिन आपका रेडी है. सो नाउ द यूरिन इज रेडी and now from here it will go into the papillary duct. याद है ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, papillary duct, then you will have your calyxes over there, right, and then through them you will find getting into the ureter. So ये आपका एक बार आपका यूरिन रेडी हो गया. So once your urine is ready over here, then it can be sent into the papillary duct के अंदर आप इसे यहाँ पे भेजो. So यहाँ पे आपका urine becomes ready. So urine is formed यहाँ पे, and that urine is going to be a concentrated urine. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर. देखो अगर पानी निकाल लिया अपने यहाँ से तो सिंपल सी बात है, इसमें पानी कम हो जाएगा यूरिन के अंदर और यूरिया ज्यादा होगा. तो ये यूरिन हैज टू बी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड. आपकी बॉडी हमेशा कोशिश करेगी यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. अब अगर आपको इतनी बात यहाँ पे समझ आ रही है तो एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो फंक्शंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज माय वैसोप्रेसिन. So collecting duct आपका काम करता है under the influence of a hormone, that is your vasopressin. So vasopressin के
इन्फ्लुएंस के अंदर आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे किया जाएगा। अब वैसोप्रेसिन के बारे में हम यहाँ पे काफी बात करें तो इसकी स्टोरी हम समझ ही लेते हैं यहाँ पे कि ये कर क्या रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसको इग्नोर करो, ये आप वैसे ही पढ़ सकते हो। देखो, आपके ब्रेन के अंदर यू हैव समथिंग लाइक अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बात आप सब लोग जानते हो, दैट इन योर ब्रेन यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका ब्रेन के अंदर आपका यहाँ पे होता है, राइट। ऐसा नहीं दिखता लेकिन ऐसा बन गया अभी यहाँ पे, तो देख लो। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड विल हैव टू पार्ट्स, it will have two parts. It will have the anterior pituitary and it will have a posterior pituitary. Okay, anterior pituitary की हम यहाँ पे भी बात नहीं करेंगे, let's talk about the posterior part. Posterior part में से आप एक हार्मोन बन के निकलता है, यहाँ पे एक हार्मोन को रखा जाता है, one of the hormone is stored over there and that hormone is called as my vasopressin. ये हार्मोन जो आपको यहाँ पे रखा जाएगा, that hormone is called as my vasopressin, यहाँ पे रखा जाता है उसको, राइट। एक और हार्मोन यहाँ पे रखा जाता है, अगर आपको मुझे बता सकता है तो काफी खुशी होगी मुझे जान के, which is the other hormone is kept in the posterior part. Relaxin. Oxytocin, बहुत बढ़िया, right. So oxytocin is another hormone which has been kept over here, right. So ये दो हार्मोन आपके रखे जाते हैं in the posterior part of my pituitary gland, right. अगर आपसे कोई पूछे कि ये हार्मोन क्या यहाँ पे बनाए जाते हैं, the answer is no. ये हार्मोन बनाए जाते हैं आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, इनको रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब तुम सोचो, नाउ आई विल गिव यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल ओवर हियर, जो मैं सब बच्चों को ये देता हूँ, कि समझो अगर आप अपना स्कूल गए और स्कूल जाते वक्त अपनी वाटर ले जाना आप भूल गए, राइट। और स्कूल वाले आपको लेके चले गए घुमाने के लिए कहीं गर्मी वाली जगह में, राइट। सो समर मंथ के अंदर वो कहीं तो भी आपको घुमाने के लिए लेके चले गए एंड आपके पास पानी की कमी है और आपकी जो सहेली थी या आपका जो फ्रेंड था वो भी आपका पानी लेके नहीं गया था, राइट। सो नाउ यू हैव लेस वाटर विद यू, राइट। आप बाहर घूम रहे हो, पसीना आपका आ रहा है, पानी आप लॉस कर रहे हो, राइट। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके यहाँ पे होती है, देन आपकी बॉडी चाहती है पानी को कंजर्व करना, योर बॉडी वांट्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर टू बी कंजर्व। तो ये टाइम पे क्या होगा, आपके ब्रेन से एक बहुत ज्यादा अमाउंट में वैसोप्रेसिन आपका रिलीज किया जाएगा। हाँ प्रिया, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पोस्टीरियर पार्ट में से आपके बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके यहाँ पे वैसोप्रेसिन आएगा। सो पहले आपको याद रखना है, व्हाट द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि आपका ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि बॉडी के अंदर पानी की कमी है। सो यू हैव सम ऑस्मोरिसेप्टर्स, और ये ऑस्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते चेंज इन द फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन। दे आर गोइंग टू डिटेक्ट द चेंज इन द फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही ब्रेन को पता चलता है कि थोड़ा सा फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी के अंदर थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब पानी की कमी है, तो वो क्या करेगा, इट विल एक्चुअली गोइंग टू टेल द पोस्टीरियर पार्ट टू रिलीज द वैसोप्रेसिन। तो ये ऑस्मोरिसेप्टर क्या करते हैं, बेसिकली कन्वे करते सिग्नल आपके पोस्टीरियर पार्ट को अल्टीमेटली कि वो अपना वैसोप्रेसिन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट करना चालू करे। अब जब आपका वैसोप्रेसिन यहाँ पे नीचे आएगा, सो वैसोप्रेसिन नाउ इज इन द ब्लड, सब ये आपका वहां से निकल के आ चुका है और ये आ चुका है अभी आपका यहाँ पे ब्लड के अंदर। अब जब आपका वैसोप्रेसिन आपका ब्लड में आ चुका है, अब ये यहाँ पे क्या करेगा, इट विल गो टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट। सो मेरा वैसोप्रेसिन भाग के जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट को जाके कुछ बोलेगा, इट विल गो एंड टेल द कलेक्टिंग डक्ट। सो बेसिकली मेरा वैसोप्रेसिन अब आएगा, it will go and tell the collecting duct to start reabsorbing more amount of water. तो ये जाके आपके collecting duct को जाके बोलता है to reabsorb water. So it will go and tell the collecting duct to reabsorb water. Or I should say to reabsorb, क्योंकि special condition है अभी आपके यहाँ पे, to reabsorb more amount of water. More amount of water. ये वो जाके बोलेगा और आपका कलेक्टिंग डक्ट ज्यादा पानी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करना चालू करेगा। बट सिर्फ ये लोकेशन नहीं है जहां पे वैसोप्रेसिन जाके अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, इट विल आल्सो गो एंड टेल माय डीसीटी एज वेल। वैसोप्रेसिन मेरा डीसीटी को भी जाके बोलेगा कि चलिए पानी को एब्सॉर्ब करना चालू करे, क्योंकि मैडम तो वाटर बॉटल लेके गई नहीं है। सो इट विल गो एंड टेल द डीसीटी टू रीअब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। और ये टाइम पे क्या होगा, आपका ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करना आप यहाँ पे चालू करोगे। आप कभी नोटिस करना, अगर आप गर्मी के दिन में अगर आप बहुत कम पानी पियो और जब आप यूरिन पास करोगे, द यूरिन विल बी हाई इन येलो कलर और आई वुड से इट विल बी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। सो उसका कलर भी आपको डार्क मिलेगा, द यूरिन विल हैव अ मच मोर डार्कर कलर। देन द डार्कर कलर इज बिकॉज ऑफ व्हाट, यू हैव लेस वाटर एंड मोर यूरिया। और ये करना पड़ता है बॉडी को अगर आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो तो।
So याद रखना, that is how the vasopressin is going to work. It will go and tell the collecting duct to reabsorb water. It will also go and tell the your DCT to absorb the water. अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि अगर आप नॉर्मल लाइफ, मतलब अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, घर पे हो, पानी पी रहे हो, तब भी वेसोप्रेसिन तो अपना काम करेगा ही करेगा। वेसोप्रेसिन तब भी आके अपना काम करेगा, बट इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना एक एक्सट्रीम कंडीशन में आता है, उतना नहीं आएगा, बट ये अपना आके काम करता है। सो वेसोप्रेसिन तो हमारे बॉडी के अंदर हमेशा आके अपना वाटर को रीअब्सॉर्ब कराने का काम कर रहा है। बट अगर स्पेशल केस हो, देन इट विल एब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर, इट विल कम इन अ हाई अमाउंट and will trigger more amount of water absorption. तो ज्यादा water absorption आपको यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे। So ये चीज भी आपको यहाँ पे रखनी है याद। So this is how the vasopressin is going to work. ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर आपको मिल जाएंगे आपके ब्रेन के अंदर। जैसे ही डिटेक्ट करते हैं any change in the fluid concentration, they are going to tell the posterior part to start releasing the vasopressin, and ये आके अपना काम करना यहाँ पे चालू करेगा। क्या vasopressin की कहानी आप सबको समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ये प्लीज आप लोग भूलना मत कि इस तरीके से हमने यहाँ पे काम करना है। अब याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी बोथ, इट विल हैव अ इन्फ्लुएंस ओवर देयर, राइट। आप एक कंडीशन पे जो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, एक डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस। आप में से किसी ने ये डिजीज के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा, सुना होगा। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ वेसोप्रेसिन। अगर आपके बॉडी में वेसोप्रेसिन ना बने तो हर दिन आप पास करोगे अराउंड 14 लीटर ऑफ यूरिन। इमेजिन पर डे हम नॉर्मली कितना यूरिन पास करते हैं, 1.5 to 2 लीटर जितना। बट अगर वेसोप्रेसिन ना हो, देन यूरिन का जो आपका बाईपास होगा दैट विल बी अराउंड 14 लीटर पर डे। और ऐसे पर्सन के अंदर से वाटर लॉस हमेशा होता रहता है, देन ही कैन बिकम डिहाइड्रेटेड। तो ये एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे से डायबिटीज इंसिपिडस। इसका कोई रिलेशन नहीं है ग्लूकोज के साथ, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे समझ लिया हमने इस चीज को। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। एक काम करते हैं, 2-4 कलेक्टिंग डक्ट हमने यहाँ पे सीख लिया, 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे करके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन व्हाट? अगर हमारे यहाँ पे हम पीसीटी निकाल देते हैं, अगर मैं अपने नेफ्रॉन में से, जो मेरा बड़ा सा नेफ्रॉन यहाँ पे, अगर मैं पीसीटी को यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो क्या चेंजेस मुझे वहां पे होते हुए मिलेंगे? और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना ऐसा क्यों हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर बताओ यहाँ पे, एंड देन रेज योर हैंड। बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी कह रहे हो आप यहाँ पे। ऑलराइट, बाकी लोग के भी आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। प्रियांशी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। एंड मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन सी। अच्छा, मुस्कान कुमारी, क्यों ऐसा होगा ऑप्शन सी आपके हिसाब से? व्हाई द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट? सर क्योंकि पीसीटी में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे जो आयंस है वो नहीं अब्जॉर्ब होंगे, तो मोर डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ट्रू। सो व्हाट इज हैपनिंग कि आपके पीसीटी के अंदर आप जानते हो कि आपका सबसे हाई अमाउंट ऑफ वाटर आपको वहां पे रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। सो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज गेटिंग रीअब्जॉर्ब इन द पीसीटी। हाँ, आपके बाकी आयंस भी आपके यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, बट आपका वाटर सबसे ज्यादा भी आपका वहां पे हो रहा है। अगर आपका वाटर वहां पे रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर आपने पीसीटी निकाल दिया, तो सबसे ज्यादा जो आपका वाटर रीअब्जॉर्ब होने वाला था वो तो आपका वहां पे हो नहीं पाएगा। अगर मेरा वहां पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अगर आपका वहां पे हो नहीं पाएगा, तो सिंपल सी बात है, यूरिन के अंदर यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव अ मोर डाइल्यूट यूरिन। तो रीजन यहाँ पे आप याद रखना कि अगर आप पीसीडी को अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो, अगर आप पीसीडी को अगर आप यहाँ से निकाल देते हो, देन हो क्या रहा है कि जो एरिया में सबसे ज्यादा आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वही आपने हटा दिया। सो दैट मीन्स आपका पानी अब रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एंड दैट पानी विल बी पासिंग आउट अलॉन्ग विद द यूरिन। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सबको रीजन समझ आना चाहिए। पीसीटी आपकी वो जगह थी जहां पे आपका सबसे ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता था along with the other filtrate, along with the other electrolytes, but water क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसलिए आपका यहाँ पे यूरिन बनेगा आपका यहाँ पे डाइल्यूट। ठीक है, रीजन क्या सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ऑलराइट, अब बताओ ये वाला क्वेश्चन खुद से पढ़ो एंड देन रेज योर हैंड। क्विकली रीड दिस क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड फॉर दिस। ऑलराइट, चलिए बाकी लोग बेटा, बाकी लोग। मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। आपको ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है। सिद्रा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? लग रहा है आपको भी यहाँ पे। शिखा दुबे? Sir, option C. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपके यहाँ पे सी आंसर। मैंने आपको पहले बताया था
70 से 80% आपका फिल्ट्रेट जो आपका रीअब्सॉर्ब किया जाता है, दैट इज हैपनिंग इन माय पीसीटी। ये हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया था। सो यस, दैट इज समथिंग अ करेक्ट आंसर। Which of the following correctly explains the function of a specific part of a human nephron? इनमें से कौन सा काफी सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है the specific part of a human nephron? बताइए मुस्कान, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? और राइट, अंशिका आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग रहा है आपको यहाँ पे। मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन सी। ओके, पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। अभिषेक? सर मेरे को भी यही लग रहा है। लग रहा है आपको भी? एनीवन एल्स विद एनी अदर आंसर? सोच लो, बताइए। जानवी? ऑप्शन सी। आपका फिर सी लग रहा है। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी आप यहाँ पे क्या करा है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ माय K प्लस आयंस। अरे ये बात तो गलत है ना। हम सिक्रीट कर रहे थे K प्लस आयंस को, रीएब्जॉर्ब थोड़ी कर रहे थे वहां पे। रीएब्जॉर्ब हम सोडियम आयंस को कर रहे थे। समझ, याद आ रही है बात? मैंने क्या बोला था? सोडियम आयंस को आप रीएब्जॉर्ब करते हो वहां से, K प्लस आयंस को तो आप वहां पे सिक्रीट करते हो, उसे तो आपको बॉडी के बाहर निकालना है। So that is why ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा गलत। So that is the best part about solving questions। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी वहां पे क्लियर होते जाते हैं। उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो स्पेशली होता है। तो यार इतना सी नहीं हो सकता, बिकॉज सी के अंदर पोटेशियम आयन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप नहीं करते रीअब्सॉर्ब, आप सोडियम आयन को रीअब्सॉर्ब करते हो, राइट। देन यू हैव अ हेनलीस लूप, मोस्ट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये बात भी तो आपकी गलत है यहाँ पे। सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन तो आपका पीसीटी में होता है, हम अभी भी बात कर चुके हैं। The most reabsorption of major substance is happening in the PCT। हेनलीस लूप में तो मेनली आपको वाटर निकालते हैं हम लोग वहां पे, और सब मिनरल आयंस थोड़े बहुत, तो ये भी आपके यहाँ पे गलत हो गया। एंड देन यू हैव अ स्टेटमेंट ए ओवर देयर, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इनटू द वुमेन कैप्सूल। ये बात आपके यहाँ पे सही है। जो आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं वहां से आपका फिल्ट्रेशन करके हम बेसिकली हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेट को आगे पहुंचा सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। ये भी गलत हो जाती है आपके यहाँ पे, एफरेंट आर टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अरे नहीं, ये तो लेके जाती है ग्लोमेरुलस के पास आपके यहाँ पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, द मोर क्वेश्चन यू सॉल्व, इवन अगर आप गलत कर रहे हो, जब आप वापस चेक करते हो कि गलत क्यों है मेरा स्टेटमेंट, यू गेट टू लर्न फ्यू थिंग्स। सो प्लीज डू दैट। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम एक टॉपिक समझते हैं रादर देन डूइंग दिस क्वेश्चन, या बाद में भी देख सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड वन टॉपिक ओवर हियर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन। इसको अनम्यूट करके जोर से इसका आंसर बोल दो, क्या होगा इसका आंसर? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। राइट राइट, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब इन द रेनल ट्यूब। इनमें से कौन सी चीज नॉर्मल कंडीशन में आप पूरी तरीके से रीअब्सॉर्ब कर लेते हो? हैंड रेज करो इसके लिए। इनमें से कौन सी चीज आप रीअब्सॉर्ब कर लेते हो पूरे तरीके से एज पर द रिक्वायरमेंट? अगर सब नॉर्मल है तो इसमें से कौन सी चीज को आप वापस ले आते हो ब्लड के अंदर? और भी बेटा और भी बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बाकी लोग भी तो आंसर कर सकते हैं। बताइए पीयूष, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है। मुस्कान? सर ऑप्शन डी। एंड जानवी? ऑप्शन डी। जानवी, क्या मैं ग्लूकोज को बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकते हैं? कुछ लेवल तक ही मैं कर सकता हूँ, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही मैं उसे कर सकता हूँ। एंड यस दैट्स ट्रू, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। ठीक है, now let's try to understand regulation of kidney function। यहाँ पे हम समझते हैं एक टर्म को, यहाँ पे that is my juxtaglomerular apparatus क्या होता है, and let's understand what is my regulation of my kidney। तो यहाँ पे हम एक टर्म देखते हैं यहाँ पे, juxtaglomerular apparatus। अब इसके अंदर आपकी तीन चीजें आपकी यहाँ पे आती है। You find three things will come in this। You will have juxtaglomerular cells। एक होता है आपके यहाँ पे सेल का नाम, जैसे that is called macula densa, macula densa। एंड थर्ड आपका यहाँ पे होता है आपका mesenglial cell, mesenglial cells। याद रखना, mesenglial cells, macula densa एंड juxtaglomerular cells।
ये 3 की जो पार्टी होती है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर एपरेटस। पहले तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अब इन तीनों में से हमारे लिए फिलहाल जो काम का है, या नीट के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे लिए काम का है, दैट इज माई जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। अब जेजी सेल जो मेरा यहाँ पे होता है, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे करके देगा। सो जेजी सेल जो आपको यहाँ पे होता है, दिस जेजी सेल इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय रेनिन। याद है हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक हार्मोन आ रहा होता है आपका किडनी से, रेनिन नाम का। यस एक सर। और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है आपका इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन आ रहा होता है। तो अभी हम सीखेंगे कि मेरा यहाँ पे रेनिन क्या कर रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज माय रेनिन इज नोन फॉर। ठीक है, देखो अब आपका यहाँ पे रेनिन करेगा क्या। नाउ लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। एग्जांपल समझो यहाँ पे एंड अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। सी, समझो एक कंडीशन है, केस ऐसा है आपके सामने कि आपने समझो आप कार चला रहे थे और आपने किसी के ऊपर कार चढ़ा दी। ऐसे कोई जा रहा था वहां से रोड पे, आपने चढ़ा दी कार। सो सडनली वहां पे ब्लीडिंग हो गया, बहुत सारा ब्लड आ गया। सो अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, अगर किसी का बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो आप मुझे बताओ कि उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा सर। नीचे जाए नीचे नीचे जाएगा। राइट। सो व्हेन यू हैव अ लो ब्लड प्रेशर, व्हेन यू हैव अ लो ब्लड प्रेशर, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो जाता है, राइट, जो आपका कब जा सकता है? व्हेन यू हैव अ ब्लड लॉस। व्हेन यू हैव अ ब्लड लॉस तब आपका ब्लड प्रेशर नहीं जाता है, या फिर व्हेन यू आर सफरिंग विद द योर डिहाइड्रेशन। इन दो कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका नीचे जाएगा। अगर ये जाता है तो ये टाइम पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि अगेन आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता चलेगा कि यार ब्लड प्रेशर नीचे जा चुका है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, यू विल फाइंड दैट जेजी सेल जो आपका वहां पे था, जेजी सेल्स जो आपके वहां पे थे, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग वन ऑफ द हार्मोन दैट इज माय रेनिन। ये लोग वहां पे अपना रेनिन सिक्रेट करना वहां पे चालू करेंगे। अब जैसे मेरा रेनिन आएगा ब्लड के अंदर, रेनिन करेगा क्या? रेनिन एक प्रोटीन को ब्रेक करेगा। उस प्रोटीन का नाम आपका होता है जो ब्लड में आपका ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज माय एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। सो एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन का यहाँ पे आपका नाम है, और इस प्रोटीन पे जाके एक्ट करेगा मेरे यहाँ पे रेनिन। तो रेनिन जाके इसको तोड़ेगा। रेनिन जाके जब इसके ऊपर काम करना चलेगा, सो व्हेन द रेनिन विल कम एंड विल ब्रेक द एंजियोटेंसिनोजन, you will have a formation of a angiotensin 1। तो आपको क्या बन के मिलेगा? आपको यहाँ पे you will find there is going to be a formation of your angiotensin 1। तो जब मेरा रेनिन आके अपना एंजियोटेंसिनोजन पे काम करेगा, so it will go and act on the angiotensiноजन and will give you the formation of my angiotensin 1। तो बेसिकली वो करता है, उसे जाके क्लीव करता है and there is a formation of your angiotensin 1। एंजियोटेंसिन 1 आपका कन्वर्ट किया जाएगा into your angiotensin 2। एंजियोटेंसिन 1 जो मेरे यहाँ पे बन के मुझे यहाँ पे मिला है, this will convert into my एंजियोटेंसिन 2। कौन इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है? एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम लिख लेना। एंजाइम इज कॉल्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। तो इस एंजाइम की मदद से आपको एंजियोटेंसिन 2 आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। याद रखना ये सब हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं बिकॉज ब्लड प्रेशर नीचे गया। तो हमने हमारे यहाँ पे रेनिन आया, उसने इस प्रोटीन को ब्रेक किया, इनएक्टिव प्रोटीन को उसने ब्रेक किया, आपको मिला एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट आपके 2 के अंदर। जैसे ही आपका 2 बना, अब 2 आपका यहाँ पे क्या करेगा? दिस एंजियोटेंसिन 2 is known as a vasoconstrictor। it is known as vasoconstrictor। That means कि ये जाके ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अगर ब्लड वेसल ब्रॉड है तो उसको थोड़ा नैरो करेगा। सो इट इज नोन एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर, और ये जाके ब्लड वेसल को नैरो करेगा, और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सो इट विल एक्चुअली हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो दिस वासोकंस्ट्रिक्शन विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। दिस विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो जितना किया हुआ है उतना ही हम यहाँ पे करें। बाकी एक थोड़ा सा डिटेल में ये प्रोसेस जाता है, इतना सिंपल नहीं होता। बट यार लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्टली लाइक दिस कि एंजियोटेंसिन 2 आएगा, इट वर्क्स एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज।
अगर आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा देन उससे याद रखना कि आपका जीएफआर भी यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा, सो यू विल फाइंड योर जीएफआर विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर। तो सिंपल सी बात है कि ब्लड प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे आपका यहाँ पे देन आपका जीएफआर भी आपका यहाँ पे इंक्रीज मतलब आप उसे नॉर्मल वैल्यू में आप वहाँ पे लेके आओगे, ठीक है। एक तो ये चीज वो यहाँ पे करता है, तो ये तो एक डायरेक्ट बात है, आप याद रखते हैं, इसके ऊपर बेस कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। It works as a vasoconstrictor and will increase the blood pressure directly by constricting the blood vessel. ब्लड वेसल को नैरो करके ये ब्लड प्रेशर को वहां पे इंक्रीज करेगा। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, ये तो हो गया इसका पहला काम। पहला काम आपने यहाँ पे देख लिया, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग इट विल डू। सेकेंड थिंग आपका यहाँ पे ये क्या करेगा कि जैसे मेरा एंजियोटेंसिन 2 मेरा बन चुका है, इट विल गो एंड टेल द वन ऑफ द ग्लैंड टू डू समथिंग। सो एंजियोटेंसिन 2 मेरा जाएगा और जाके बोलेगा एड्रिनल ग्लैंड को, इट विल गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज समथिंग। अब याद रखना, अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, ये ग्लैंड कुछ ऐसा दिखता है, दिस ग्लैंड लुक्स समथिंग लाइक दिस, ये कुछ ऐसा ग्लैंड आपको यहाँ पे दिखता है। और किसको मालूम है ये ग्लैंड आपको कहाँ पे मिलेगा देखने के लिए? ग्लैंड, राइट, बहुत बढ़िया, इट इज सीन अबव द किडनी, राइट। तो ये जो मेरे यहाँ पे ग्लैंड होता है, ग्लैंड में क्या अंदर दो रीजन आपके यहाँ पे होते हैं, बीच वाला इंटर आप रीजन जो आपके यहाँ पे मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज मेडुला, और जो आउटर पार्ट मेरा जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट आउटर पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। तो याद रखना, जो आपको एंजियोटेंसिन 2 होता है, इट विल गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन विल कम फ्रॉम द कॉर्टिकल पार्ट। एक हार्मोन आपका यहाँ पे आएगा, वो आपका कॉर्टेक्स वाले एरिया से आएगा, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरॉन। तो यहां पे आपका एल्डोस्टेरॉन निकल के आएगा। सो आपने ये नाम तो सुना हुआ है, मैंने आपको बताया था बीच में, अगर आपको याद हो तो। एल्डोस्टेरॉन विल हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन द डीसीटी, पता है, बोला था मैंने आपको कि डीसीटी के ऊपर एक काम करता है हार्मोन आके, एंड दैट इज एल्डोस्टेरॉन। वो एल्डोस्टेरॉन आपका यहाँ से आ रहा है, दैट एल्डोस्टेरॉन इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अब जब मेरा यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आया, इट विल गो एंड टेल द डीसीटी, तो ये जाके अब बोलेगा मेरे डीसीटी को, सो ये मैं समझो यहाँ पे मेरा डीसीटी खड़ा हुआ है, so it will go and tell the DCT, अब आप जानते हो ये क्या बोलेगा, it will go and tell the DCT to reabsorb the Na+ ions, ये जाके DCT को जाके बोलेगा to reabsorb the sodium ions। अब जैसे ही आपके सोडियम आयन एब्जॉर्ब किए जाएंगे ना, जब ये DCT को जाके बोलता है so this is my DCT, this is going to be your DCT over there, जैसे वो DCT को जाके बोलेगा कि आप रीएब्जॉर्ब करो अपने सोडियम आयंस को, तो उसके साथ साथ आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। so we'll find the water will also get itself reabsorbed। याद है ना, हम यही करते थे डीसीटी के अंदर, सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही आपका एल्डोस्टेरॉन जाके डीसीटी को जाके बोलेगा कि चलिए आप सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करिए, सो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन भी आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, अगर वाटर आपका आएगा ब्लड के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आपका वाटर अंदर आ रहा है, सो अगर आपका वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इससे क्या होगा, द ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, your blood volume is going to increase। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम अगर आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो ये भी याद रखना कि आपका ब्लड प्रेशर भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम अगर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन यू विल फाइंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। और ये चीज आप यहाँ पे करना चाहते थे, आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर ऑल्सो फाइंडिंग द ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाट यू वांट ना, राइट। तो ये इवेंट आपका यहाँ पे होते हुए आपको मिलता है। तो याद रखना, एल्डोस्टेरॉन आपका यहाँ पे किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, और इसको लाने के लिए आपका यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 आपके यहाँ पे मदद कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली कमिंग ओवर हियर टेलिंग द ग्लैंड टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन, एंड देन फिर आपका ये आके सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब कराएगा वो, एंड देन उसकी वजह से आपके वाटर भी आपके यहाँ पे रीअब्सॉर्ब अपने आप हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो ये होगा इसका तरीका नंबर 2। सो दैट इज द सेकंड वे थ्रू विच इट इज गोइंग टू वर्क। पहला तरीका मेरा यहाँ पे था वाया योर डायरेक्टली गोइंग एंड डूइंग द वासोकंस्ट्रिक्शन, ये एक पहला तरीका होता है जो डायरेक्टली कर सकता है। दूसरा तरीका है आप मदद ले लो आपके एल्डोस्टेरॉन की और अपना ब्लड प्रेशर को आप यहाँ पे इंक्रीज करो। सो इस तरीके से आप ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ कंडीशन। अब बताओ, क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बताओ बेटा, तौहीद बोलो, क्या सवाल है आपका, बताइए। सर वो बस ये बताओ कि जो एंजाइम ACE है उसकी फुल फॉर्म बताओ ना।
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके सर। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, और इस जो पाथवे आप यहाँ पे सीख रहे हो ना, दिस पाथवे ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रास पाथवे, RAAS। RAS स्टैंड फॉर माय रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये सब मिलके एक कलेक्टिवली आपको एक काम करके दे रहे, दे आर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये रास जब आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना, ये आपको वैसे याद होना चाहिए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। और रास पाथवे भी हम इसे हम कई बार यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद, एंड यू शुड नॉट फॉरगेट दोस थिंग्स, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर, ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। अभी मैं चाहूंगा कि आप इतनी याद रखो, लेट्स रिमेंबर दिस मच अबाउट थिंग। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप आई होप सॉल्व कर पाओगे, जैसे एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय। सो ये अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, रुक जाओ, ये नहीं कर पाओगे आप। एंजियोटेंसिनोजन जो आपको यहाँ पे होता है ना, प्रोटीन जो मैंने बोला था कि हम यार ये प्रोटीन आ रहा है, इसको हम जाके खत्म कर रहे हैं आपका रेनिन। दिस प्रोटीन इज फॉर्म बाय द लिवर सेल्स। ये प्रोटीन आपका बन रहा होता है जो आपको ब्लड में मिलेगा, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लिवर। दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द लिवर। ये लिवर से आपका आ रहा होता है, लिवर में बन के आपका निकल रहा होता है। सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। यू कैन आंसर will not cause release of a decrease in blood pressure will not cause release of your what can be the correct answer over here. Again these are the question, एक टॉपिक हमें करना पड़ेगा, रेक जाओ भी आप यहाँ पे, एक टॉपिक करने के बाद आप ये कर पाओगे, बिकॉज इसमें भी जो आंसर आएगा वो टॉपिक हमने किया नहीं है, और यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर एंड, राइट। वी हैव दिस क्वेश्चन, यू कैन आंसर, ये क्वेश्चन भी आप अपने एंड पे देख सकते हो कि फॉल इन अ GFR एक्टिवेट्स व्हाट। इसका आंसर बता दो आप मुझे यहाँ पे। अगर GFR अगर आप यहाँ पे नीचे जा रहा है, GFR नीचे गया मतलब आपका ब्लड प्रेशर नीचे गया, तो वो टाइम पे आपका इनमें से क्या होते हुए आपका पे मिल जाएगा। सो नाउ दिस इज समथिंग यू कैन आंसर कि अगर आपका GFR नीचे जा रहा है, फॉल इन द GFR मतलब ब्लड प्रेशर नीचे गया, सो वो टाइम पे विच ऑफ द ऑप्शन ओवर हियर सीम्स टू बी अ ट्रू। बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है इसके अंदर सही आंसर? ऑप्शन ए। एंड पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ए। ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर। योर juxtaglomeralar cell are going to release the renin, और फिर आपको वहाँ पे पाथवे आप वहाँ पे चालू होगा, ठीक है। देन द कंप्लीट इवेंट्स विल स्टार्ट ओवर देयर। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन। अब इसमें करना आपको यहाँ पे क्या होगा अपने एंड पे कि आप एनसीईआरटी पढ़ो इतने टॉपिक्स को लेके। आई विल जस्ट गिव यू अ लिस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स अगेन। इन टॉपिक्स का आप एनसीईआरटी से पढ़ो। व्हाट वी हैव डन आज के क्लास के अंदर आप याद रखना, वी हैव डन द PCT, DCT, हेनलीज लूप, ये तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। सो वी आर डन विद द रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स वाली जो बातें हमने यहाँ पे सीखी है, एक बार आप उन्हें एनसीईआरटी में से एक बार पढ़ो उन्हें, राइट। एंड देन हैव अ लुक एट योर रेगुलेशन ऑफ किडनी वाला टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ किडनी, ये वाला टॉपिक आप अपने एंड से एक बार आप देख लो, राइट। अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ रहे, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू टॉपिक, बिकॉज आपको इनके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस टॉपिक। रेगुलेशन ऑफ किडनी में आपकी दो चीजें आएगी, आपके यहाँ पे आएगी, एक रास वाला पाथवे आपके सामने आ जाएगा, दूसरा आपका आएगा द इम्पैक्ट ऑफ वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन कैसे काम कराता है वो आपके सामने आएगा वहां पे, ठीक है। सो हैव अ लुक एट दोस टॉपिक्स फ्रॉम योर एंड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो ये आपको एनसीईआरटी पढ़ के करना है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। सो लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, यहाँ तक हम इसे यहाँ पे रखते हैं एंड लेट्स रैप दिस अप। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे देन आई विल लेट यू नो व्हाट वी विल हैव टू डू, ठीक है। कुछ चीजें आपको इसमें से खुद से करनी होगी, कुछ चीजें मैं आपको करा दूंगा इसके अंदर। इस टॉपिक में से काफी माइन्यूट पोर्शन में से भी क्वेश्चन आते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन दिस टॉपिक। काफी छोटी छोटी जगहों से भी आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ओवर हियर, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टॉपिक अगेन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल कैच अप एंड देन वी कैन मूव ऑन विद समथिंग एल्स, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ दैट इज समथिंग वी हैव डन। अगर कोई सवाल हो तो रुक जाओ, अगर कोई सवाल नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। विल कैच यू अगेन आफ्टर some time. Chalo, bye everyone. Bye. If you have no questions, then yeah, bye. Bye, sir.